नमस्कार। आज मैं वादे के मुताबिक ठीक 9 बजे ऑनलाइन होने का प्रयास कर रहा था। बड़ी कोशिश के बाद भी मैं ऑनलाइन आज लाइव नहीं हो पाया। मेरी गैर जानकारी या इसके बारे में पहले से मुझे जानकारी किसी से कर लेनी चाहिए थी। मैंने हमेशा उसमें एक ऑप्शन देखा था गो लाइव का। मैंने सोचा इसी पर क्लिक करके और लाइव हो जाएंगे। बट उसके बाद बहुत ढेर सारे ऑप्शंस वो मांगता रहा। मैंने कोशिश भी की, रिकॉर्ड भी किया, बट वो जो होना चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए मैं फिर से वही रिकॉर्डेड जो हमारा अपराध का जो किस्सा है वो रिकॉर्ड करके ही आप तक पहुंचाऊंगा। फिर किसी दिन इसको अच्छे से समझ के फिर उसका आपको प्रोग्राम बता के फिर लाइव आके आपके क्वेश्चंस लूँगा। मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि मैं लाइव हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव दिखाई जा रही थी, उसको मैंने अभी डिलीट किया है। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो जनपद यानी जिला बदायूं की है। थाना है बिसौली। 12 अगस्त दोपहर 12:30 बजे थाने पर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापारी नेता अवनीश कुमार गुप्ता थाने पर उपस्थित हुए। अवनीश कुमार गुप्ता सन ऑफ वेदराम गुप्ता, जो निजामुद्दीनपुर के उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। थाने पर इंस्पेक्टर पंकज लवानिया मौजूद थे। उनको पता लग गया कि व्यापार मंडल के कुछ लोग मिलने के लिए थाने पर आ रहे हैं। वहां पहुंचकर उन लोगों ने बताया कि उनका 18 साल का लड़का विवेक कल यानी 11 अगस्त की शाम को 6 बजे घर से दूध लेने के लिए निकला, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। दूध वाले के यहां संपर्क किया गया, उसने कहा साहब शाम को आए ही नहीं। घर से दूध वाले तक जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन बीच में कहां गुम हो गया ये कोई नहीं बता पाया। उसके पास 2 मोबाइल थे, दोनों स्विच ऑफ आ रहे हैं। परेशानी की बात है, कृपा करके मदद करें, बच्चे को हमारे ढूंढने का प्रयास करें। पंकज लवानिया ने फौरन तहरीर लेकर गुमशुदगी लिख दी। उनसे आग्रह किया कि आप बच्चे की पूरी हुलिया, क्या कपड़ा पहने हुए था, क्या क्या सामान लिए हुए था, कौन कौन सा मोबाइल उस समय उसके पास था जब वो घर से बाहर दूध लेने के लिए जा रहा था। सारी डिटेल अवनीश कुमार गुप्ता ने प्रोवाइड करा दी। गुमशुदगी के एसओपी में बहुत बार बता चुका हूं कि पोस्टर उसके छोटे बड़े छपवा दिए जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए जाते हैं, अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित कर दी जाती है। जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, थानेदारों के हैं, चौकी इंचार्जों के हैं, जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनके हैं, रेंज के और जोन के सभी ग्रुप्स में वो फोटो और उसकी डिटेल भेज दी गई कि अगर किसी को कहीं ये लड़का दिखाई पड़ता है, इंटरसेप्ट होता है या सूचना कोई इसके बारे में देता है तो थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ बिसौली को अवगत कराया जाए। एसओपी को अच्छी तरह से फॉलो करने के बाद भी करीब 20 दिन हो गए, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा। मोबाइल स्विच ऑफ हुआ उसी गांव में। मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले किसी नंबर से स्पेसिफिक बात नहीं हुई, दोस्तों यारों से बात हुई, सबसे बुला के पूछताछ हो गई। गांव से बाहर जाना बच्चे का तस्दीक नहीं हुआ। 20 दिन बाद व्यापार मंडल ने पूरे बाजार को बंद करा दिया, सारे रास्ते जाम कर दिए। दिन भर धरना प्रदर्शन हुआ कि 20 दिन हो गया पुलिस लापरवाही कर रही है और अभी तक बच्चे का पता नहीं लगा पाई। पंकज लवानिया एसएचओ को भी ये लगा कि अब दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को इन्फॉर्म करके उस गुमशुदगी को एफआईआर में तरमीम कर दिया। क्राइम नंबर हुआ 226/19 धारा 364 यानी अपहरण की धारा में
ये अपराध पंजीकृत थाने पर हो गया और इसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर सत्यपाल को सौंप दी गई कि अब आप वादी का बयान लीजिए, वादी की शंकाएं पूछिए, कोई रंजिश हो तो पूछिए, जो बाकी चीज़ें होती हैं विवेचना शुरू करने के लिए, किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, वो सारा काम उनको दिया गया। फिर भी काफी दिन तक कुछ पता नहीं लगा। व्यापारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मेरे कार्यालय में बरेली भी आया, रेंज कार्यालय में। मेरे यहां से मिलके वो एडीजी बरेली साहब के पास भी गया। उनके मन में गुस्सा था, क्षोभ था कि पुलिस जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर रही है, जिसके कारण से अभी तक मेरे बच्चे का पता नहीं लगा है। उन्होंने ज्ञापन भी दिया, पुलिस की शिकायत भी की और ये भी कहा कि साहब पुलिस को जो तत्परता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई। जब पुलिस ये कह रही है कि गांव के बाहर नहीं गया, किसी ने जाते हुए नहीं देखा, मोबाइल बंद है, तो आखिर गांव से पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? मैंने भी एसएसपी से बात की। एसएसपी बदायूं ने बताया कि साहब सारे प्रयास किए गए, प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। उनका यह कहना सही है कि सब इंस्पेक्टर इसकी विवेचना क्यों कर रहा है, इतना गंभीर अपराध है, इंस्पेक्टर इसकी विवेचना स्वयं करें। मैंने फौरन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया को इस इन्वेस्टिगेशन, इस क्राइम नंबर की इन्वेस्टिगेशन दे दी है और एसपी ग्रामीण को सीधे इस केस को, इस विवेचना को सुपरवाइज करने के लिए लिखा पढ़ी में आदेश कर दिया है। सीओ बिसौली के लिए आदेश किया है कि वो क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल की सहायता से इसको ढूंढने का प्रयास करें। तो अब डाउन द लाइन मैं, एसपीआरए, सीओ, इंस्पेक्टर सब एक सीरीज से इसको सुपरवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि ये ढिलाई कहां पर हुई है। सर्विलांस वालों को फिर से उनको रिव्यू किया गया कि भाई धीरे धीरे 4 महीने होने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी फोन का इस्तेमाल न करे? अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल छोड़ जाता है जो विवेचना में पुलिस को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। सर्विलांस वालों ने फिर बहुत मेहनत की और घटना से करीबन 3-4 महीने पहले एक नंबर निकाल कर दिया कि साहब इस नंबर से वादी से 10 दिन तक दिन में बहुत बहुत बार बात हुई है, बहुत लंबी लंबी बात हुई है अवनीश कुमार गुप्ता से और इस नंबर से। लेकिन 10 दिन बाद ही ये नंबर बंद हो गया। उसकी जगह पर जब आईएमआई रन कराया गया तो एक नया नंबर चल रहा था। उस नंबर को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए बताया गया कि थाने से इस नंबर को फिजिकली वेरीफाई करा लिया जाए। जब फिजिकली वेरीफाई कराया गया वो नंबर, तो वो गांव के ही विशेष उर्फ पम्मी का नंबर निकला, जो गांव का रहने वाला था। लेकिन इस समय, यानी जिस समय ये पता लगा था, उस समय वो कर्नाटक के जिला कोयल थाना टाउन में गंगावती में रहता था, वहीं कोई अपना व्यापार करता था। पंकज लवानिया ने टेलीफोन करके उससे बात की, उससे कहा कि जो लड़का गायब हुआ है उसके पिता अवनीश कुमार गुप्ता, इनसे आपकी 4 महीने पहले बहुत बार दिन में 10-10, 20-20 कॉल हैं, कभी कभी लंबी लंबी कॉल हैं। ऐसी क्या बात थी जो उस समय आपकी इनसे बात हुआ करती थी? क्योंकि जब अपहरण का मुकदमा लिखा गया, उसके बाद फिर वही इन्वेस्टिगेशन की जो उसका एसओपी होती है, वादी का बयान लेना, घर वालों का बयान लेना, दोस्तों का बयान लेना, दूध वाले का बयान लेना, अगल बगल वालों का बयान लेना, कितने बजे गया, कितने बजे आया, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी अदावट, कोई ज़मीन का झगड़ा, कोई व्यवसाय का झगड़ा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं ताकि लीड मिल सके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में। लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि इनसे कोई बात कभी हुई थी। सो पुलिस ने यह जानने का प्रयास किया फोन करके कि आप विशेष जी, यानी पम्मी उसका नाम था, आप ये बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या था कि आपने 10 दिन तक बात की और फिर सिम फेंक दिया, बंद कर दिया।
दूसरे नंबर से बात करने लगे। कोई न कोई बात तो रही होगी। उसने फोन पर ही बताया कि उस समय की बात है जब वादी मुकदमा ने, जिसका अवनीश कुमार गुप्ता ने, एक दिन मुझे सार्वजनिक रूप से बहुत बेइज्जत किया था। मेरी पत्नी पर अनर्गल आरोप लगाए थे और मुझे क्या क्या नहीं कहा था, जिससे मैं बहुत दुखी हुआ था। मैंने भी कहा कि आप इस तरह से परेशान करते हैं, मैं पुलिस में जाऊंगा। लेकिन मैं जानता था कि मैं पुलिस में जाके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका थाने पर उठना बैठना है। व्यापारी नेता है, दबाव बना लेता है, भीड़ जल्दी इकट्ठा कर लेता है, पुलिस वाले दबाव में आ जाते हैं। और वो बार बार यही धमकी दे रहा था कि मैं पुलिस से तुम्हारी ऐसी तैसी करा दूंगा। मन मार के हम लोग बैठ गए, और जब ये बार बार फोन पे इस तरह की उल्टी सीधी अनर्गल बातें मेरी पत्नी के बारे में और मेरे बारे में भी करता था, तो मैंने वो सिम बंद कर दिया, नया सिम ले लिया, जिसका पता सिर्फ अपने घर वालों को दिया था। उसको पंकज लवानिया ने कहा कि ठीक है, आप टिकट कटाइए और वहां से आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन में आपके बयान की जरूरत है। एक आध घंटे बाद उसने फोन करके बताया कि साहब, हमें तुरंत का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, मैं 15 दिन बाद वहां पहुंचूंगा, तब आपसे मिलूंगा। पंकज लवानिया ने एसएसपी को बताया कि साहब, थोड़ी सी लीड पहली बार मिली है, एक व्यक्ति से इन लोगों का झगड़ा है, और वादी मुकदमा ने उसको बहुत बेइज्जत किया था, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया था, पत्नी पे अनर्गल आरोप लगाए थे, उस पर भी तमाम 20 तरह के आरोप लगाए थे, और वो इस बेइज्जती से बहुत कुढ़े हुए हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, शायद ये लोग कुछ इसमें लीड दे सकें। लेकिन पम्मी अब से 15 दिन बाद ही आ पाएगा। वहाँ से आने में उसको इतनी जल्दी ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। एसएसपी ने मुझे बताया कि साहब, ये बहुत छोटा सा डेवलपमेंट है, ये इस तरह की बात है। मैंने कहा भाई, 15 मिनट में तो वो पूरे जिले के व्यापार मंडल को इकट्ठा करके और फिर दबाव बनाएंगे, जिले का बंद कराएंगे, ऊपर से फिर डीजी ऑफिस से वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पॉलिटिकल लोग, ये फिर यही कहेंगे कि साहब ये कार्रवाई करिए, वो कार्रवाई करिए। इतने दिनों में पुलिस ने कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा दबाव होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। आप ऐसा कर लें कि इसके परिवार वालों का नंबर लगवा लें लिस्टिंग वॉच पे। 15 दिनों में वो क्या क्या तैयारी करता है, क्या क्या बात कहता है, क्या हटाने को कहता है, क्या बताने को कहता है, किसको किसको बुलाने को कहता है, वकील को के लिए बात करता है, ये सब बातें पता लग जाएंगी, तब शायद हम थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ पाएं। एसएसपी ने यही किया। उसकी पत्नी सपना सहित 3 लोगों का नंबर सर्विलांस पर लगा लिया। जिम्मेदार लड़कों को, जो जिम्मेदार सर्विलांस सेल के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनको सुनने के लिए दिया गया कि हर कॉल के बारे में स्पेसिफिक अपने अधिकारियों को बताते रहें, कोई कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। वही हुआ। 3 दिन बाद एक कॉल मिल गई। रात में किसी दूसरे नंबर से पम्मी ने कर्नाटक में कोयला डिस्ट्रिक्ट से अपनी पत्नी से यहाँ पर बिसौली में बात की, और बहुत डरे सहमे हुए से उसने कहा कि भाई, पुलिस ने फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर का फ़ोन मेरे पास आया था। और ये बात पुलिस तक कैसे पहुंच गई? आखिर पुलिस को मेरे ऊपर शंका कैसे हो गई? अब तक तो किसी ने न तो नाम लिया, न पूछताछ की, न घर पे आया, न हम में से किसी से कोई पूछताछ की। आखिरकार ये बात कहां से हो गई? पत्नी ने कहा कि जब से आपने ये बताया है कि इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था, तब से मैं भी परेशान हूं। मैंने सारी चीज़ें पता की हैं। मुझे जो बात पता लगी है वो ये है कि अर्जुन किसी काम से थाने पर गया था। या तो वो खुद गया था या उसे बुलाया गया था। मुझे शंका है कि उसने जरूर कुछ न कुछ बता दिया है,
जिसकी वजह से पुलिस शक कर रही है, तुम्हें बुला रही है बात करने के लिए। कॉल में इतनी सी बात पर्याप्त थी। अर्जुन को उठाया गया, पूछा गया कौन अर्जुन है। अर्जुन को उठाया गया, अर्जुन लाए गए। शराफत से तो कोई कुछ बताने वाला नहीं है। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। अपनी पीक पर पहुंची तो उसने कहा कि साहब अब रोक दीजिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। बात तो हुई है और सारी बात सतपाल और विकास को पता है। आप सतपाल और विकास से पूछ लीजिए। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं सतपाल और विकास आपको बता देंगे। अच्छी लीड थी, अच्छी इंफॉर्मेशन थी। पुलिस सतपाल और विकास को ले आई। अलग अलग पूछताछ दोनों से शुरू की गई। हर तरह की पूछताछ की गई। सत्य बोलक यंत्र वाली पूछताछ, झटका वाली पूछताछ, बहुत बहुत अच्छी वाली पूछताछ। बड़ी मुश्किल से दोनों अलग अलग टूटे और दोनों ने बताया कि साहब हम लोगों की कोई गलती नहीं, हम फंस गए। हमें सपना ने बुलाया, हम गए और तब ये वारदात पूरी हुई। इतना सुनना था, सपना को भी बुला लिया गया। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद सपना ने पूरी बात बताई। सपना ने बताया कि जिस तरह से हमको बेइज्जत किया गया था, हम उससे बहुत परेशान थे। हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। आते जाते लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कि क्या कर लिया, कितना बेइज्जत किया गया। उसी दिन हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस बेइज्जती का जरूर बदला लेंगे। हम सही मौके की तलाश में थे। हम ये भी जानते थे कि अवनीश कुमार गुप्ता का हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेता है, भीड़ इकट्ठा करेगा, दबाव बनाएगा, दुनिया भर की बातें होंगी। उस दिन हमारी नज़र इस पर विवेक पर पड़ गई। विवेक कुमार गुप्ता पे नजर पड़ गई। वो दूध लेने जा रहा था, उसको बुलाया, वो तुरंत आ गया। चाय पिलाने के बहाने भीतर उसको ले गए। मैं, मेरा पति और सतपाल, इन तीनों ने मिलकर एक रस्सी से उसकी गर्दन, उसके पहले हाथ पैर बांधे और फिर गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी। हम लोगों के मन में था कि हत्या के बाद इसकी परेशानी हम देखेंगे कि कितना परेशान होता है और क्या कर लेता है, कितने पावर का इस्तेमाल करता है, कैसे पता करता है। फिर बाकी लोगों को फोन करके अर्जुन, सतपाल था ही, अर्जुन और विकास को फोन करके बुलाया किसी काम के बहाने। उसी कमरे में ले गए और बताया कि हम लोगों ने इसको मार दिया है। अब तुम भी यहां मौजूद हो, तुम कहना नहीं मानोगे, हम पुलिस को ये बताएंगे कि तुम भी साथ में थे। बेहतर यह है कि अब इसको गड्ढा खोद के यहीं पर गाड़ दिया जाए, कहीं बाहर ले जाने का मतलब नहीं है। फावड़ा लाया गया, वहां से सामान सब हटाया गया। 2.5-3 घंटे में करीब 5 फीट से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा। छोटे कमरे में इतना बड़ा गहरा गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को बाहर निकाल के उसके बाद उसे उसके भीतर डाल दिया गया। दोनों मोबाइल फोन की बैटरियां निकाल के पॉलीथीन में लपेट के उसको भी उसी में डाल दिया। दूध लाने का जो केन लेकर वो आ रहा था उसको भी उसी के भीतर डाल दिया गया।
और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। कितना भी मिट्टी को ठोक पीट के भीतर किया गया, लेकिन वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसको फावड़े से ही इवन किया गया, चारों तरफ बराबर किया गया, और फिलहाल ताला बंद कर दिया है उस कमरे में कि अभी 2 दिन में ही हल्ला होगा, कहाँ गया कहाँ गया। वो सब रिएक्शन वॉच करने के बाद ही फिर आगे देखेंगे। गहरा इतना किया था ताकि ऊपर कहीं बदबू ना आ सके। करीब 15 दिन बाद टूटी हुई एक दीवार बनाने के बहाने ईंट, सीमेंट, गारा और मजदूर लाए गए। पहले उस टूटी हुई दीवार को बनाया, फिर उस कमरे की फर्श में ईंटें बिछा के नीचे से उसका प्लास्टर कर दिया गया। एकदम पैक कर दिया गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई उसमें बदबू आने की। सपना ने बताया कि लेकिन फिर भी, और सपना वहीं पर रोज रात में, पति चला गया उसका, पम्मी चला गया कर्नाटक, और वो उसी कमरे में सोती रही। नीचे लाश, उसके ऊपर वो उसका बिस्तर लगा हुआ। एक दिन रात में उसको ऐसा लगा कि शायद कहीं से बदबू आ रही है। फर्श की सीमेंट एक आध 2 जगह से उसे चटकी हुई दिखाई पड़ी। उसको शंका हो गई कि लगता है बदबू ऊपर आएगी, कोई भी आएगा पूछ सकता है, पुलिस आएगी देख सकती है। इसको कैसे कवर अप किया जाए? उसने फौरन बाजार से टाइल्स मंगवाई। बहुत महंगी टाइल नहीं, बहुत सस्ती टाइल्स, जो देखने में भी बहुत ज्यादा चमक धमक नई सी न मिले। वो खुद गई थी लाने। टाइल्स ले आई, मजदूर को बुलाया और उससे कहा कि इसमें मोटी थिकनेस का सीमेंट लगाकर टाइल को फिक्स करिए, और टाइल क्रैक नहीं होनी चाहिए। 3 दिन में उसकी फर्श में पक्का टाइल लगा के उसे फिक्स कर दिया गया। उसके ऊपर फिर सपना ने अपना बिस्तर लगाया और वो सोती रही। ऐसी बात सुन के सभी जो लोग पूछताछ कर रहे थे वो सन्न रह गए कि ऐसा कौन कर सकता है कि किसी को मार के अपने ही कमरे में गाड़ के और उसके ऊपर आराम से सो रहा हो, 4 महीने से सो रहा हो। जैसे ही उसने ये पूरी बात बताई सपना ने, वैसे ही एक रिक्विजिशन एसडीएम के लिए, क्योंकि बॉडी को एक्सह्यूम एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसके सामने ही किया जा सकता है। एसडीएम आए, सीओ आए, एसपी ग्रामीण रहे और उस टाइल्स को खोद के, ईंटे को हटा के, और नीचे जब निकाला गया तो सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। कंकाल को बाहर निकालकर पंचनामा उसका करना पड़ा और उसके बाद फिर उसी तरह गठरी बनाकर सील करके पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया। पोस्टमार्टम भी उसी रात आ गया। पोस्टमार्टम में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ डॉक्टर्स को शंका थी, एक क्लेविकल, दूसरा थाई की जो बोन होती है, और तीसरा स्कल्प बोन। मृत्यु का कारण तो उन्होंने लिखा कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन, हेंस राइट क्लेविकल, थायक्सिन एंड स्कल्प बोन्स आर प्रेजेंटेड फॉर एग्जामिनेशन। इसको भेज दिया गया विशेषज्ञों के पास एफएसएल में, ताकि कितना समय लगा, क्या एज रही होगी, और कहीं पर कोई क्रैक दिखाई पड़ा हो तो उससे कनेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से इसे मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद वो मुकदमा जो 364 आईपीसी में यानी अपहरण की धाराओं में दर्ज था, उसे हत्या यानी 302, 201 यानी हत्या के साक्ष्य को छिपाना,
और 120 बी यानी साजिश करके ये हत्या करना इसमें कन्वर्ट किया गया। सपना, अर्जुन, विकास और सतपाल उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे 19 दिसंबर को। एक टीम फौरन रवाना कर दी गई कर्नाटक में पम्मी के लिए, विशेष उर्फ पम्मी के लिए, और 24 तारीख को उसे अरेस्ट करके पास के मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत करके 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पे उसे बदायूं लाया गया। फिर दोनों मोबाइल गड्ढे जब खोदे गए तो उसमें दोनों पॉलीथीन में लपेटे हुए दोनों मोबाइल मिल गए। दूध का वो केन जो वो लेके अपने साथ गया था वो भी उसमें मिल गया। घटना में जो प्रयुक्त रस्सी थी जिससे गला दबा के मारा गया था वो रस्सी बरामद हुई, फावड़ा बरामद हुआ, सब्बल बरामद हुआ और खुरपी बरामद हुई। सभी को सील करके जांच के लिए भेज दिया गया। अब आज की घटना। महिला पर बदचलनी का आरोप, वह भी पति पर और पति के पुरुषत्व पर सार्वजनिक रूप से लगाया गया और सार्वजनिक रूप से लगाए गए ये आरोप ही इस घटना की जड़ में है, घटना के मूल में है। ये बात उसको अपने पास बुला के, कहीं तीसरी जगह बुला के या उसके पास जाके भी कही जा सकती थी, लेकिन 10 लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से किसी के पुरुषत्व का मजाक उड़ाते हुए उसकी पत्नी पर तमाम अनर्गल आरोप लगा देना यह घटना की जड़ में है। बात वो उसकी सही थी या गलत थी ये बिल्कुल दीगर बात है, इसमें मैं जाना भी नहीं चाहता, न इस पर विवेचना की गई कि उसके लगाए गए आरोप गलत थे कि सही थे। लेकिन उसने आरोप लगाए और उसके बच्चे का कत्ल हुआ। उससे बदला नहीं ले पाने पर उसके बच्चे को मार दिया गया। एक कहावत है बहुत पुरानी, गांव में बहुत प्रचलित है कि धोबी से जीत न पाए गधे का कान उखाड़े। जिसने ये सब किया उसका वो जानते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके नौजवान बच्चे का बेरहम कत्ल कर दिया गया। इसलिए गांव गिरांव और टोला पड़ोस में इस तरह की जो भी बातें आपके कान में आए वो इधर से सुनिए, उधर से निकाल दीजिए। जो बात आपसे सीधे संबंधित नहीं है उसमें आपको संयम बरतना चाहिए। यही आज की घटना का लब्बो लुआब है। मेरे विचार से आप इससे सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।